वेलकम स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम BE-VAE 181 इकाई फर्स्ट हमारा पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमें आपका पर्यावरण की अवधारणा क्या है, पर्यावरण के घटक और उसके प्रकार क्या होते हैं, मानव और पर्यावरण में क्या संबंध होते हैं, संपोषणीयता और सतत विकास की संकल्पना क्या है, पर्यावरणीय अध्ययन की बहुविषय प्रकृति क्या है और पर्यावरण अध्ययन का महत्व क्या होता है। इसमें पहला आपका प्रस्तावना, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन का होना ज्ञात है। मतलब एक ही हमारे पास ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन होता है। पृथ्वी की विशालता के बावजूद जीवन उसके बहुत ही संकीर्ण क्षेत्र में पाया जाता है, जिसे जीव मंडल कहते हैं। सूर्य ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है, जिसमें सभी को ऊर्जा मिलती है। जैसे ऊर्जा के पौधे हैं वो भी इस पर डिपेंड होते हैं। भौतिक और सजीव कारकों के बीच क्रिया और परस्पर क्रिया से संबंधों का एक तंत्र बनता है, जिसे इकोसिस्टम या हिंदी में पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। पर्यावरण की अवधारणा क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण से हमारे मन में भूदृश्य जैसे मृदा, जल, पर्वत या मरुस्थल के व्यापक आयाम आते हैं, जिन्हें अधिक यथार्थ रूप से भौतिक या अजैविक प्रभाव जैसे आर्द्रता, तापमान, मृदा के गठन और वायु की गुणवत्ता में परिवर्तनों के रूप में वर्णित किया जाता है। सब जो एनवायरनमेंट है आपका, पर्यावरण फ्रांसीसी शब्द एनवायरन से बना है, जिसका अर्थ होता है घेरे हुए या इर्द गिर्द, जबकि मेंट का अर्थ होता है पर्यावरण, जीव और प्रकृति के बीच की क्रिया। कोई भी जीव अकेले अन्य जीवों से परस्पर क्रिया के बगैर नहीं जी सकता, इसलिए प्रत्येक जीव के पास अन्य जीव उसके पर्यावरण के भाग के रूप में होता है। क्या आप तालाब में एक कार्प मछली के पर्यावरण की पहचान कर सकते हैं? उसके पर्यावरण में अजैविक घटक जैसे प्रकाश, तापमान और जल हैं, जिसमें पोषक, ऑक्सीजन, अन्य गैस तथा कार्बनिक तत्व घुले होते हैं। जैविक पर्यावरण में सूक्ष्मदर्शी जीव, जिन्हें प्लवक या इंग्लिश में प्लैंकटन कहते हैं, और जलीय जीवन, पादप और जंतु एवं अवघटक सम्मिलित हैं। जंतुओं में कीट, कृमि, मृदु, क्वचित जीव, टैडपोल, मेढक, पक्षी और विभिन्न प्रकार की मछलियाँ होती हैं। अवघटक मृतपोषी जैसे जीवाणु और कवक हैं। अवघटक का मतलब होता है जो सड़े गले पदार्थों में डिपेंड होते हैं। इसमें आपका देखो पूरा डायग्राम समझा रखा है इस पूरे उसको। जीव पर्यावरण में हुए परिवर्तनों को एक सीमा तक ही सहन कर पाते हैं, जो उनका सहनशीलता विस्तार या रेंज ऑफ टॉलरेंस कहलाता है। मतलब एक लिमिट होती है हर जीव की कि वो कितनी सीमा तक रह सकते हैं, वही आपका सहनशीलता विस्तार होता है। अब पर्यावरण के घटक कितने? ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अजैविक, जिसे हम निर्जीव भी कहते हैं, एक होता है जैविक, जिसे हम सजीव कहते हैं। अजैविक में क्या आता है? जैसे प्रकाश हो गया, वर्षण मतलब बारिश हो गया, आर्द्रता हो गया, जल हो गया, तापमान, वायुमंडल जितनी भी गैस होती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन वगैरह, और मौसम परिवर्तन हो गया, स्थलकृति जो होती है आपके जैसे पहाड़ वगैरह, ये सब अजैविक घटक हैं। जैविक घटक में जो भी आपका लिविंग थिंग है, जैसे इंसान हो गए, मनुष्य, ठीक है, और आपका जीव जंतु हो गए, पौधे हो गए, ये सब क्या आपके जैविक घटक होते हैं। पर्यावरण के प्रकार, पर्यावरण आपके दो टाइप से और होते हैं। एक होता है बाह्य पर्यावरण, एक होता है आंतरिक पर्यावरण। जैसे बाह्य पर्यावरण तालाब का जल होगा, जिसमें मतलब कोई मछली है वो उसका जल होगा जिसमें वो रहते हैं। जल में पोषक, ऑक्सीजन तथा अन्य जीव होंगे, जिनमें मछली को जीवन अपना व्यतीत करना है। बाह्य पर्यावरण के विपरीत मछली का शरीर जो पूरा अंदर बना हुआ है, उसे आंतरिक पर्यावरण कहते हैं। ऐसे इंसानों में या जानवरों में हमारे बाहर के आसपास जितना भी वायुमंडल है वो बाह्य पर्यावरण है, और जो हमारे अंदर का शरीर है पूरा आंतरिक पर्यावरण है। किस तरीके से हमारा पूरे शरीर बना हुआ है, रक्त है, क्या है, वो चीज़ हो गई। वह तालाब जिसमें मछली रहती है उसका प्राकृतिक पर्यावरण है। तालाब के अजैविक कारकों जैसे प्रकाश, तापमान, गहराई, पोषक और घुली हुई गैसें मछली के लिए जीवन निर्वाह के रासायनिक और भौतिक कारक प्रदान करते हैं। तालाब में रहने वाले अन्य सजीव जैसे जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, कीट, कृमि, मृदुकवची जीव, टैडपोल, मेंढक और जलीय वनस्पति जीव मछली के लिए भोजन हो सकती हैं। शहर का पर्यावरण पूर्णतः मनुष्य द्वारा निर्मित है। एक सबसे महत्वपूर्ण घटक, जल को सरिताओं से सीधे नहीं लिया जाता, बल्कि पहले उसका निस्पंदन और शोधन करके फिर पीने या नगर पालिका के कार्य के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब डायरेक्ट हम पानी को यूज़ नहीं करते, पहले उसे साफ करते हैं फिर उसको आगे लेके जाते हैं। अब आपका प्राकृतिक पर्यावरण देखो कौन कौन सा, जैसे ये महासागर, झील, तालाब, नदियाँ हम खुद नहीं बना सकते, ये प्राकृतिक है सब आपका। मानव निर्मित कौन कौन सी होती है? जैसे आपका खेत हो गए, बागान हो गए, अभ्यारण्य हो गए, बाग हो गए, सब क्या हमारा मानव निर्मित पर्यावरण। और कौन से होते हैं आपके? जैसे आपका जितने शहर हो गए, उद्योग
हो गए, फैक्ट्रीज हो गई, सब क्या हमारे मानव निर्मित पर्यावरण है। जीवन के लिए पर्यावरण का महत्व क्या है? जीव चाहे किसी प्रकार के पर्यावरण रहते हो, उन सभी को अपनी उत्तरजीविता के लिए जीवन निर्वाह तत्वों की आवश्यकता होती है। इनमें वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, भोजन और जल जिन्हें हम ग्रहण करते, आश्रय चाहे वह गुफा हो या वृक्ष के घर बने हो या जैसे मकान होते हैं, सब क्या हमारे रहने के तरीके हैं। हम भूमि का उपयोग फसल उगाने के लिए करते हैं। मिट्टी पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक प्रदान करती है। कुछ मिट्टी पोषक से समृद्ध बहुत ज़्यादा होती है, कुछ में कमी होती है। जिनमें कमी होती है उसमें हम उर्वरक मिलाते हैं। जलवायु तथा अल्पकालिक मौसम परिवर्तन की पहचान मुख्य रूप से पवन, तापमान, दाब और वर्षा से होती है और इनका निर्धारण वायुमंडल के गुणों से होता है। अब मानव पर्यावरण में क्या क्या संबंध है आपस में? जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हो और आमजन ने प्रकृति को बस में करने के लिए ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी विकसित कर लिए, ऐसा पुनर्जागरण और औद्योगिक क्रांति के बाद तेजी से हुआ। इसने जीवन स्तर को बेहतर बना दिया और मानव जीवन को अधिक सुविधाजनक दिया, लेकिन इससे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा क्षति हुई है और मानव समाज के साथ साथ पृथ्वी ग्रह की उत्तरजीविता के लिए खतरा हो गया है। मानव पर्यावरण संबंध के विभिन्न अविभागों यानी निश्चयवाद, इसे डिटरमिनेंट्स बोलते हैं, संभावनावाद और पर्यावरणवाद की चर्चा हमें करनी है। यहाँ पर निश्चयवाद क्या होता है? यह संकल्पना जर्मनी के भूगोलविद फ्रेडरिक रेजल द्वारा विकसित की गई थी, जिसे बाद में एल्सवर्थ एटिगन द्वारा विस्तृत किया गया। यह अभिगम प्रकृति मनुष्य को नियंत्रित करता है। यह पृथ्वी ने मनुष्य को बनाया की संकल्पना पर आधारित है। इसे पर्यावरणीय निर्धारणवाद भी कहते हैं। निश्चयवाद बताता है कि मनुष्य प्राकृतिक पर्यावरण के अधीन है, क्योंकि मनुष्य जीवन के सभी आयाम जैसे शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक और सौंदर्यबोधी भौतिक पर्यावरण न सिर्फ निर्भर करते हैं बल्कि प्रभावी रूप से इसके द्वारा नियंत्रित होते हैं। फिर संभावनावाद, यह सब फ्रांसीसी लुस फेवरे द्वारा दिया गया था। मानव पर्यावरण संबंधों के अध्ययन में संभावनावाद का अभिगम पर्यावरणीय निश्चयवाद की आलोचना की एक प्रशाखा है। संभावनावाद ये बताता है कि भौतिक पर्यावरण निष्क्रिय होता है और मनुष्य सक्रिय कर्मक है, जो पर्यावरण संभावना के व्यापक विस्तार के बीच में चयन करने के लिए स्वतंत्र है। इसके बाद आता है पर्यावरणवाद या पारिस्थितिक अभिगम। यह अभिगम पारिस्थितिक के मौलिक सिद्धांत पर आधारित है, जो एक तरफ जीव और उसके भौतिक पर्यावरण के बीच और दूसरी तरफ पारिस्थितिक तंत्र में जीवों के मध्य परस्पर क्रिया को अध्ययन है। मनुष्य के सबसे कुशल और बुद्धिमान होने के कारण उसकी प्राकृतिक पर्यावरण को उतना उत्पादक और स्वस्थ बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है जितना उसे होना चाहिए। संपोषणीयता और सतत विकास की संकल्पना कैसे हुई? सतत विकास की संकल्पना को आवर कॉमन फ्यूचर मतलब हमारा समान भविष्य नामक शीर्षक की रिपोर्ट में औपचारिक रूप से परिभाषित किया गया था। यह रिपोर्ट वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जैसे आपका WCED पर्यावरण एवं विकास का आयोग द्वारा गठित दल के विचार विमर्श का परिणाम थी। इसकी अध्यक्षता तत्कालीन नॉर्वेजियन प्रधानमंत्री ग्रो हार्लेम ब्रुंडलैंड द्वारा ली गई थी। ब्रुंडलैंड आयोग ने सतत विकास को ऐसे विकास के रूप में परिभाषित किया जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता को भावी पीढ़ी द्वारा निजी आवश्यकता को पूरा करने की क्षमता में कोई समझौता किए बगैर पूरा करता है। सतत विकास की यह परिभाषा से अधिक बहस छिड़ गई। वैज्ञानिकों का मत था कि आवश्यकता और विकास को रिपोर्ट में उचित रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। एक पारिस्थितिक पर्यावरणविद हरमन डेली ने सतत विकास को एक विरोधाभास के रूप में जाना जाता है। क्या जानते हैं कि विरोधाभास का मतलब क्या है? विरोधाभास एक ऐसी बात है जिसमें दो समानता विरोधी शब्दों को एक साथ मिला दिया जाता है, जैसे कड़वाहट भरी मिठास, सुंदर या असुंदर। विकास की परिभाषा इतनी यथार्थ नहीं है, जो सड़कें, कारखाने, बुनियादी ढांचे इत्यादि के निर्माण की अपेक्षा प्राकृतिक संरक्षण के अधिक अनुकूल बनाती है। विकास का ऑक्सफोर्ड शब्द में अर्थ है उन्नयन की अवस्था, द स्टेज ऑफ एडवांसमेंट। दूसरी तरफ संपोषणीय सहन करने स्थायित्व की क्षमता है। शब्द सस्टेनेबिलिटी लैटिन शब्द सस्टोनियर की व्युत्पन्न टीनियर थामे रखना, सस ऊपर शब्दकोशों से सस्टेन धारण करने के लिए 10 से अधिक अर्थ हैं, जिनमें मुख्य हैं बनाए रखना, सहारा देना या फिर सहन करना। यही नहीं, जैसा कि माइकल रेडक्लिफ द्वारा कहा गया, संपोषणीयता पर चर्चा बीते वर्षों में क्रमिक रूप से मानव आवश्यकता से हटकर लगभग अगोचर रूप से मानवाधिकार पर चली गई है। संपोषणीयता वह प्रक्रिया है जो उस संसाधन आधार को छीण किए बगैर जिस पर वह निर्भर करती है अनंत काल तक जारी रह सकती है। इसलिए प्राकृतिक जगत के साथ हमारी परस्पर क्रिया की और
हमारे व्यावहारिक लक्ष्य निर्देशित होने चाहिए। सतत विकास का अर्थ भिन्न जनों के लिए भिन्न चीज़ें सतत विकास की संकल्पना को साकार करने में पारंपरिक रूप से 3 प्रमुख विषयों को प्रक्रियाओं से सरोकार है। अर्थशास्त्र का विषय मुख्य रूप से वृद्धि, सक्षमता और संसाधनों के उपयोग से संबंधित है। ऐसा कहा जाता है कि सतत विकास एक आदर्श है जिसे आज के किसी भी विकास द्वारा इससे मिलते जुलते किसी रूप से नहीं प्राप्त किया जा सकता। फिर भी जैसा कि न्याय, समानता और स्वतंत्रता के साथ सतत विकास को एक आदर्श के रूप में परिभाषित करना चाहिए, एक लक्ष्य जिसकी प्राप्ति के लिए सभी मानव समाजों को प्रयत्नशील करना रहना चाहिए। उदाहरण के लिए ऐसी नीतियाँ और कार्य जो शिशु मृत्यु दर को कम कर दे, परिवार नियोजन को उपलब्ध को बढ़ा दे, वायु की गुणवत्ता बेहतर बना दे, अधिक प्रचुर मात्रा में शुद्ध जल प्रदान करे, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों का संरक्षण और सुरक्षा करे, मृदा अपरदन को कम करे और पर्यावरण में विषाक्त रसायनों की निर्मित को कम करे, जो सभी समाज को सही दिशा व सतत विकास की ओर ले जाना, जिससे पूरा जीवन काल हमारा अच्छा हो जाए। भावी समाज बनाने के लिए निम्नलिखित परिवर्तन पर आम सहमति बनी है वैसे, जैसे एक जनसंख्या परिवर्तन, दूसरा एक संसाधन परिवर्तन, तीसरा एक प्रौद्योगिकी परिवर्तन कि आपका प्रदूषण आर्थिक उत्पादन में पर्यावरण को मतलब कम करें, एक राजनीतिक सामाजिक परिवर्तन और एक सामुदायिक परिवर्तन, ये पढ़ लेना। फिर आपका सतत विकास को प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता के क्षेत्र आपके कौन कौन से, इसमें आपका जनसंख्या वृद्धि को मंदित करना है, फिर गरीबी, असमानता और तीसरी दुनिया, अल्पविकसित और विकासशील देशों को ऋणों को ख़त्म करना है, कृषि को दीर्घ उपयोगी बनाना है, मतलब मृदा अपरदन वगैरह कम हो, इससे इस तरीके से कृषि करनी है, वनों तथा अन्य प्रयासों का संरक्षण करना कि आपका जंगलों वगैरह बचाना हो और ग्रीन हाउस वगैरह से कम हो, ओजोन परत कम टूटे, कुछ इस तरीके से। आपका जल और ऊर्जा के उपयोगों में दीर्घ उपयोगी बनाना है, जल का भी संरक्षण करना है, जल का दीर्घ उपयोग संभव बनाना है, अपशिष्ट उत्पाद का कम उत्पादन करना, मतलब कूड़ा वगैरह कम फैलाना है। पर्यावरण अध्ययन के बहुविषयी प्राकृतिक स्थितियों में समानता जीवित जीव अपने पर्यावरण के साथ एक संतुलन बनाए रखते हैं। मनुष्य ने अपने कौशल और विज्ञान की सहायता में अपनी आवश्यकता अनुसार पर्यावरण को अनुकूलित कर लिया है, लेकिन ऐसा करने में हमने जीवन के जटिल बुने जाल को और जीवनदायी तंत्रों को विदारित कर दिया है। पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान का बड़ा क्षेत्र समाहित है, जिसमें वह प्रत्येक सरोकार सम्मिलित है जो किसी जीव को प्रभावित करता है। मानवीय दृष्टिकोण से इसका अर्थ है कि यह एक अनुप्रयुक्त विज्ञान है जिनमें उन सभी संभावित उत्तरों को जानने का प्रयास किया गया जो मानव को पृथ्वी पर उसकी सभी सीमित संसाधनों के साथ दीर्घ उपयोगी बनाते हैं। सतत विकास की आवश्यकता भावी मानवता के लिए प्रमुख है। प्रदूषण, वनों और जैव विविधता की हानि, ठोस अपशिष्ट वियोजन, पर्यावरण का निम्नीकरण, भूमंडलीय तापमान और जलवायु परिवर्तन, ओजोन परत की क्षीणता और जैव विविधता की हानि जैसे मुद्दों की जारी समस्याओं ने सभी जन को पर्यावरण मुद्दों के लिए जागरूक बना दिया है। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था और 2002 में जोहान्सबर्ग में सतत विकास पर हुए विशेष विश्व सम्मेलन ने दुनिया भर के आमजन का ध्यान अपने पर्यावरण के निम्नीकृत होती स्थिति की ओर आकर्षित किया। इसे पुनः संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2015 में 17 सतत विकास लक्ष्यों को अपनाकर पुनर्परिभाषित किया गया है। इस सम्मेलन में निर्णय लिया गया है कि इससे 2016 से 2030 के बीच सतत विकास लक्ष्य को हासिल करना है। सतत विकास के कुछ लक्ष्य थे आपके, ये आपका पढ़ लेना कि जैसे पूरे विश्व में गरीबी की सभी रूपों का समाप्ति करें, भूख और समाप्ति, मतलब ये पूरा एक बार देख लेना। अब आता है लास्ट, पर्यावरणीय अध्ययन का महत्व। पर्यावरण अध्ययन हमें पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण की जानकारी देता है। हम पर्यावरण अध्ययन में इन मुद्दों और इनके उपशमन के लिए सुझात्मक उपायों के विषय में पढ़ेंगे। जैसे आपका पहला, पर्यावरण मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हैं। दूसरा, आधुनिकीकरण और विकास के कारण समस्याओं का आविर्भाव हुआ है और जनसंख्या में विस्फोट वृद्धि हुई है। इकाई फर्स्ट आपकी पूरी कंप्लीट होती है। बाकी जितने भी टॉपिक इम्पोर्टेंट थे मैंने उसे हाईलाइट कर दिया है, और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।